हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स अकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे MCO 1 को। ये सब्जेक्ट पहले एमकॉम सेकेंड ईयर में था, अब वो एमकॉम फर्स्ट ईयर में आ गया है क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये एमकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है संगठन ढांचा और प्रभाविता। और आज का क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के संगठन ढांचों की व्याख्या कीजिए। किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने में वो किस प्रकार मदद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संगठन ढांचे क्या होता है। ये तो हमने पीछे पढ़ भी लिया था, ठीक है, कि संगठन ढांचा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के संगठन ढांचे होते हैं। तो सबसे पहला होता है कार्यात्मक ढांचा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड होता है खंडीय ढांचा, ब्लॉक स्ट्रक्चर। और थर्ड होता है अनुकूली ढांचा, अडेप्टिव स्ट्रक्चर। तो कार्यात्मक ढांचे को पढ़ते हैं। कार्यात्मक ढांचा कार्यों के आधार पर इकाइयां और उप इकाइयां बना दी जाती हैं, तो उस ढांचे को कार्यात्मक ढांचा कहा जाता है। कि जैसे मान लो कोई ये काम करना है तो ये इसकी यूनिट है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट है मान लो इसमें। और इसकी अगर इसकी उप इकाइयां बना दीजिए। प्रोडक्ट्स में भी है कि कहाँ से परचेजिंग की जाएगी, ठीक है, फिर इसको किस तरह से जो परचेज हम सामान करके लेकर आए उसके लिए स्टॉक्स कैसे रखे जाएंगे। और परचेज डिपार्टमेंट में अगर और ज्यादा यूनिट्स की जरूरत है तो और ज्यादा यूनिट बना दी जाएंगी, जिससे कि काम सुचारू रूप से चल सके। इसी को कहा जाता है कार्यात्मक ढांचा। औद्योगिक संगठन में मान लो कोई उद्योग है, वो निर्माण भी करता है, विपणन करता है, ठीक है, लॉजिस्टिक, फाइनेंस की भी जरूरत होती है। और उससे कर्मचारियों को भी देखना होता है कि किस कर्मचारी से क्या क्या काम कराया जाएगा। तो इसके लिए विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग इकाइयां बना दी जाती हैं। और प्रत्येक कार्य से संबंधित सभी कार्यकलाप एक ही इकाई में रखे जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए परचेज भी करेगा, उसके बाद जब बन जाएगा तो सेल भी करेगा। फाइनेंस की जरूरत होगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा। तो इन सब के जो कार्य हैं उसको एक ही व्यक्ति ना करके, एक ही इकाई ना करके अलग अलग इकाइयां बना दी जाती हैं। और कार्यकलापों की मात्रा बढ़ने पर प्रत्येक इकाई में निचले स्तर पर उप इकाइयां बना दी जाती हैं। इकाई की भी सब उप इकाई बना दी जाती है, यानी कि यूनिट की भी सब यूनिट बना दी जाती है। और विभिन्न स्तरों पर प्रबंधक के अधीन व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो अगर लगता है कि ज्यादा सब यूनिट्स हो गई हैं और जो मैनेजर्स हैं उनको और ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो उनके अधीन व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाती है, जिससे कि संगठन के संबंधित पद पर पिरामिड के आकार के हो जाते हैं। जैसे मान लो ये अपर था, 1 यूनिट थी, इसकी सब यूनिट बना दी और इन यूनिट्स की भी सब यूनिट्स बना दी गई हैं, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, पिरामिड जैसा बन जाएगा। संगठन के कार्यात्मक ढांचे का प्रत्येक इकाई में कार्यात्मक विशिष्टीकरण हो जाता है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति से कहा जाता है कि आपको सिर्फ यही काम करना है, तो वो उसमें स्पेशल हो जाएगा ना, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। इसी तरह कार्यात्मक ढांचे में प्रत्येक इकाई पर कार्यात्मक विशिष्टीकरण आ जाएगा, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो सिर्फ वही करेगा। ये नहीं कि परचेजिंग भी करे, मैन्युफैक्चरिंग भी करे, सेल भी करे, फाइनेंस भी को भी हैंडल करे, ऐसा नहीं। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए तो वो स्पेशलाइजेशन मिल जाता है सबको, जिससे काम पर लगे व्यक्तियों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है और संपूर्ण संगठन की क्रियाओं में विशिष्टीकरण का लाभ भी प्राप्त होता है। इनके प्रबंधक प्रधान प्रबंधक के साथ सीधे संपर्क करके अंतर विभागीय समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जो सब यूनिट्स के मैनेजर्स है ना, वो मेन मैनेजर्स जो हेड मैनेजर है उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, उससे कोऑर्डिनेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है। और जो अंतर विभाग है, सब यूनिट की जो प्रॉब्लम्स है उसको वो सोल्यूशन भी निकालते हैं, उनका समाधान करते हैं। प्रमुख प्रबंधक निचले स्तर के अधीनस्थों के प्रत्येक संपर्क में रहकर उनसे संगठन की गतिविधियों के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है। तो जो मेन मैनेजर है वो जो उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ मिलकर प्रत्येक संबंध में रहता है, डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करता है और सारे संगठन की जो भी गतिविधियां चल रही है उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है। कार्यात्मक व्यवस्था छोटे और मध्यम आकारों के संगठन में तो उपयुक्त है, परंतु आकार और जटिलता में बड़े संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये कहाँ पर उपयुक्त नहीं है, अगर छोटे छोटे संगठन है, ठीक है, मध्यम आकार के हैं, छोटे हैं, उनके लिए तो सही है। लेकिन जैसे जैसे संगठन का आकार, ऑर्गेनाइजेशन का आकार बढ़ता रहता है और जटिलता बढ़ती रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो फिर वहां पर ये उपयुक्त नहीं रहते, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम, खंडीय ढांचा, ब्लॉक स्ट्रक्चर। बहुत बड़े उद्यमों के लिए, विशेषता एक से अधिक बाजारों के लिए, विविध उत्पादों में लेन देन करने वाले उद्योगों के लिए खंडीय ढांचा उपयुक्त है, यानी कि ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। इस संगठन को छोटी छोटी व्यावसायिक इकाइयों में बांटकर उन्हें विभिन्न उत्पादों अथवा विभिन्न बाजारों से संबंधित व्यवसाय सौंप दिए जाते हैं। तो इसमें संगठन है ना, व्यवसायिक इकाइयां, उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और उनसे कहा जाता है भाई एक उत्पाद को आप बनाओगे, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, तो बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। तो होता है कि इस उत्पाद को आप बनाओगे, दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरा उत्पाद बनाया जाता है,
ठीक है। और प्रत्येक खंड या बाजार से संबंधित कार्यों को चलाने के लिए वो स्वायत्त होते हैं, ठीक है, वो सेल्फ गवर्निंग करते हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मान लो एक कंपनी है, वो 4 तरह के प्रोडक्शन बनाती है, प्रोडक्शन करती है, तो एक प्रोडक्शन से संबंधित जो भी कार्यकलाप होंगे, एक ब्लॉक बनाएगा उसे, और उससे संबंधित जो भी है वो सारे कार्यकलाप करेगा, जो बाजार में जिस हिसाब से उसे बाजार में उस प्रोडक्ट को बेचना है, ये सारे काम वही करेगा, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग होते हैं, स्वायत्त होता है, इसमें उनको फ्रीडम होती है। तो प्रत्येक खंड में जिसमें कई सहायक कार्य हो सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, कार्यात्मक ढांचा, तो प्रत्येक खंड भी एक तरह से कार्यात्मक कार्य के हिसाब से कार्यात्मक ढांचा बना सकते हैं ना। तो पहले ब्लॉक्स बनते हैं, फिर ब्लॉक में वो इस अपने हिसाब से कई सहायक कार्य इसमें करवा सकता है। खंडीय ढांचे में संगठन के नियोजित लाभ में प्रत्येक खंड परस्पर जुड़ा होने के बाद भी स्वतंत्र व्यवसाय की भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो आपस में तो जुड़े हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि टाटा की कंपनी है, ठीक है, तो टाटा कार भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है, टाटा और बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। तो मान लो जो कार बनाने वाला जो ब्लॉक है वो अलग है, वो स्वायत्त है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? टाटा से। इसी तरह मान लो टाटा का नमक है, टाटा की बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब खंड आपस में वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन काम करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। अंतिम अधिकार खंडीय प्रबंधक के हाथ में होता है, और वह खंड की विभिन्न कार्यात्मक इकाइयों के कार्यकलापों को में समन्वय भी करता है और उनका नियंत्रण भी करता है, ठीक है। तो प्रत्येक ब्लॉक का जो खंडीय प्रबंधक होता है ना, ब्लॉक मैनेजर होता है, वो अपने सारे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल उसके हाथ में होता है। संगठन का अधिकारी धन की व्यवस्था और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, और नीतियों को भी वही बनाता है। तो एक मान के चल सकते हैं कि जैसे मान लो एक स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, मेन तो वो है, लेकिन उनके अंडर में कितनी होती हैं? टीचर्स बहुत सारी होती हैं, और वो अपने टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हैं, अपनी अपनी क्लासेस का ध्यान रखती हैं, ठीक है। और मेन उनको हैंडल कौन करता है? प्रिंसिपल करती है। तो इसी तरह इसमें होता है कि मेन जो प्रबंधक होता है बाकी सब चीजों लोगों पर ध्यान रखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट है उनका ध्यान रखता है, और जो प्रत्येक ब्लॉक का अधिकारी है वो धन की व्यवस्था भी करता है, संगठन के लक्ष्यों की लिए कार्य भी करता है, और नीतियां भी वही बनाता है। खंडीय ढांचे की प्रमुख विशेषता प्राधिकार का डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है। तो एक किसी एक व्यक्ति के पास ही पूरा अधिकार नहीं रहा, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, उसका विकेंद्रीकरण हो गया। इससे प्रबंध के शीघ्र निर्णय लेने पर और संबंधित खंडों के लिए जो भी समस्या है उनका समाधान कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब जैसे मान लो टीचर्स हैं, वो अपने लेवल पर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगी, ठीक है, और हर कार्य के लिए उन्हें प्रिंसिपल के पास नहीं जाना होगा। इसी तरह जो होता है कि जो मेन अधिकारी है ना, जो प्रमुख प्रबंधक है, उनके पास नहीं जाना, प्रत्येक ब्लॉक के जो प्रबंधक है वो ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के ढांचे में वित्तीय लागत यानी कि फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, उनके अंदर सबॉर्डिनेट्स रखे जाएंगे, उनकी सभी यूनिट्स बनाई जाएंगी, तो उनकी वित्तीय लागत बहुत अधिक आती है, क्योंकि इसमें खंडों में सहायक कार्यकलाप इकाइयों का दोहरापन होता है, ठीक है। क्योंकि मैनेजर अलग अलग ब्लॉक्स बनाएगा, उनके मैनेजर्स होंगे, उनके नीचे उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनके नीचे उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। लेकिन बड़े संगठनों के लिए यही बेटर होता है। तीसरा है अनुकूल ढांचा, एडोप्टिव स्ट्रक्चर। तो उपक्रम और की विलक्षण प्रकृति के योग्य ढांचा अनुकूली ढांचा कहलाता है। इस प्रकार में भी इस ढांचे में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रोजेक्ट संगठन और एक मैट्रिक्स संगठन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट संगठन क्या होता है कि अगर कोई ऐसा विशिष्ट या समयबद्ध कार्य करना हो जो एक पर्टिकुलर समय में पूरा करना हो और इसकी काम की अवधि लंबी हो, तो ये वाला संगठन कौन सा? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान संगठन विशेष इकाई की रचना करता है। प्रोजेक्ट प्रबंधक वर्तमान में ढांचे के अंतर्गत प्रोजेक्ट में एक नए उत्पाद का विकास करता है, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, और इस स्तर का जो प्रबंधक होता है वो सीधे प्रमुख प्रबंधक को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई काम करा जाता है, कि जैसे कि मान लो एक बिल्डर है, वो कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, कोई सोसाइटी बनाना चाहता है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स का निर्माण करना चाहता है, तो उसका एक एम हुआ कि इसी प्रोजेक्ट को इसे पूरा करना है, तो इसमें इससे संबंधित वो पूरी तरीके से काम करेगा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, जो भी इससे कनेक्टेड है सब काम करेगा। प्रोजेक्ट संगठन के लिए अन्य प्रबंधक और कर्मचारी संगठन के कार्यात्मक विभागों में से प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर मूल विभागों में वापस चले जाते हैं। तो जो मेन है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो जो भी कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, वो मूल विभाग में जो इसके बेसिक डिपार्टमेंट थे उसमें वापस चले जाते हैं। इस प्रकार की संरचना व्यवस्था का मुख्य लाभ क्या होता है कि इसमें नियमित व्यवसाय में कोई बाधा नहीं आती, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है,
इसके अलावा पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट लिया गया तो उस काम को पूरा किया जाता है और जब ये काम पूरा हो जाता है तो वापस वो जो अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, कर्मचारी वो मूल विभाग में चले जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। अब आ गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इसका उद्देश्य स्वायत्त प्रोजेक्ट संगठन और कार्यात्मक विशिष्टीकरण लाभों को एक साथ प्राप्त करना होता है। मैट्रिक्स संगठन में कार्यात्मक विभाग बनाकर विभिन्न प्रोजेक्टों में काम करने के लिए पूर्णकालिक विशिष्ट कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं और ये कर्मचारी एक से प्रोजेक्टों में प्रोजेक्ट प्रबंधक के निर्देशन और प्रदर्शन में काम करते हैं। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने पर व्यक्ति अपने कार्यात्मक विभाग को वापस चले जाते हैं। ये व्यवस्था ठेके वाले प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें होता है कि स्वायत्त प्रोजेक्ट संगठन और कार्यात्मक विशिष्टीकरण दोनों को एक साथ किया जाता है। तो अगर मान लो किसी विभाग के लिए कोई विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, तो अलग-अलग प्रोजेक्ट है, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें तो था कि एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है और बेसिक जो काम था वो चल ही रहा था। इसमें है कि एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट वो पूरा हो जाते हैं, तो ये कर्मचारी एक से प्रोजेक्टों में प्रोजेक्ट प्रबंधक के निर्देशन और पथ प्रदर्शन में काम करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो एक जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, तो कर्मचारी उन प्रोजेक्टों में काम करते हैं, उनके उसके प्रदर्शन में उसके डायरेक्शन में काम करते हैं जो प्रोजेक्ट प्रबंधक होते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ये अपने अपने कार्यात्मक विभागों में वापस चले जाते हैं। तो ऐसा ज्यादातर क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, ठेके के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके लिए बेटर रहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा संगठन ढांचे के विभिन्न आयामों से क्या होते हैं ये बताने हैं, और क्या आप इस विचार से सहमत है कि औपचारिकरण, केंद्रीयकरण और जटिलता के से संबंधित अध्ययन किसी संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस संबंध में विवेचना करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।